आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी और जाफरानी जमात के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान जंग के बाद तेलंगाना में सियासत अचानक गर्मा गई है। एक गैर मुतवक्को कदम के तहत चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बीजेपी बिलखुसूस उसकी रियासती क़यादत पर सख्त तरीन तनकीदें की, क्योंकि जाफरानी जमात ने दावा किया कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए अहम अपोजिशन जमात के तौर पर उभरी है। चीफ मिनिस्टर ने इतवार को भी आने वाले रबी सीजन के दौरान रियासत से धान खरीदने से मरकज के इनकार पर भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब जाफरानी जमात ने भी टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कई दूसरी रियासतों की तरह पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी लाए। पीर को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने केसीआर पर जवाबी तनकीद की, लेकिन हैरत की बात यह है कि बंडी संजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद ही चीफ मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बीजेपी के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए। ये वाजे करते हुए कि वो बीजेपी कायदीन को नहीं बख्शेंगे, चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि वो रोज़ाना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हर मसले पर बीजेपी को बेनकाब करेंगे। टीआरएस सरबराह के जारहाना मौक़िफ़ पर सियासी हलकों में मुबाहिस जारी हैं और कहा जा रहा है कि हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के खिलाफ अमलन सख्तगीर मुहिम शुरू कर दी है। हल्के हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में चंद्रशेखर राव ने हालांकि शख्सी तौर पर मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था, ताहम टीआरएस को इस हल्के से कामयाबी की उम्मीद थी। 2009 से ही इस हल्के से हुक्मरान जमात के उम्मीदवार की कामयाबी हो रही थी, ताहम बीजेपी उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र के मुकाबले में इस मरतबा टीआरएस को शिकस्त हो गई। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस वजह से भी बरहम दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें यह खदशा है कि इस हल्के से राजेंद्र की कामयाबी के बाद टीआरएस के नाराज कायदीन को बगावत के लिए उकसा सकते हैं। बीजेपी इस हल्के के नतीजे को मुखालिफ हुक्मरानी लहर से ताबीर कर रही है। हल्के हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के बाद बीजेपी ने मिशन 2023 की कामयाबी के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। टीआरएस हुकूमत ने किसानों से कहा कि वो आने वाले रबी सीजन के दौरान धान की काश्त ना करें, क्योंकि मरकज़ ने चावल हासिल करने से इनकार कर दिया। बंडी संजय ने जब किसानों पर धान की काश्त जारी रखने के लिए जोर दिया, उस वक्त केसीआर ने उन्हें इंतबाह देते हुए कहा कि वो किसानों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। टीआरएस सरबराह ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के दौरान बीजेपी की रियासती क़यादत के खिलाफ तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल किया और यहाँ तक पूछा कि आया बंडी संजय में उन्हें जेल भेजने की हिम्मत है और वो उन्हें छूकर भी नहीं दिखा सकते। चीफ मिनिस्टर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वक्फे से इजाफे की तनकीद की और कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ भी जाफरानी जमात को निशाना बनाया और कहा कि वो किसानों के एहतजाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने जब हिंदुस्तान में चीन की दरअंदाजी से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्हें मुखालिफ कौम करार दिया, उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान बीजेपी की यह रिवायत रही है कि वो उसके नाक़िदीन और गद्दार या अर्बन नक्सल करार देती है और उनके खिलाफ महकमे जात, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे करवाए जाते हैं। इस सारे झगड़े के बाद ये बहुत वाज़े हो जाता है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव बीजेपी के खिलाफ एक लंबी मुहिम शुरू करने के मौक़िफ़ में है या जहन बना चुके हैं। वहीं बीजेपी इस तनकीद का फ़ायदा उठाते हुए रियासत में अपने आप को मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है। धान की खरीदारी का मरकज से मुतालबा करते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस 12 नवंबर को रियासत गिर सतह पर धरना मुनक्किद करेगी। इस खुसूस में टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव की हिदायत पर दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के हर असेंबली हल्के में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। केटीआर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वह हर ज़िले में कलेक्टर से इजाज़त हासिल करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत एहतजाजी मुजाहरा करें। हैदराबाद में रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने इंदिरा पार्क पहुंचकर जुमे को मुनज़्ज़म किए जाने वाले धरने के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों और धान की खरीदी से इनकार पर टीआरएस की जानिब से जुमे को रियासत गिर पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरे किए जाएंगे।
కాబట్టి దీని వ్యతిరేకంగా మరి భారీ ఎత్తున ఎల్లుండి ధర్నా కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా అందరూ సహకరించాలి. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో మనకు అన్నం పెట్టే రైతు మరి ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు ఆ పండించినటువంటి రైతు పండించినటువంటి మరి ఆ ధాన్యాన్ని మనం తింటున్నటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అందరం సహకరించవలసినటువంటి అవసరం. బట్ దీని మీద తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగించే వరకు వాళ్ళ మెడలు వచ్చే వరకు నిరంతరంగా పోరాటం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ ఒకటి చెప్తుంది, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఇంకోటి చెప్తుంది. ఈ రోజు ఈ దేశాన్ని పరిపాలన చేసేవాళ్ళు రాష్ట్రాలను బాగా చూసుకొని రాష్ట్రాలను ఎంకరేజ్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులను పక్కన పెట్టి మరి రాష్ట్రాల్లో నడిపించేటువంటి కార్యక్రమం చేయడం बशीराबाद एमएलए मोहम्मद गोपाल साहब, हैदराबाद एमएलए नागेंद्र साहब, अंबरपेट एमएलए नागेंद्र साहब, तमाम मेरे इंचार्जेस, डिप्टी मेयर साहब, मीडिया भाइयों, सबको सलाम और नमस्कार। हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है और खास तौर से किसानों का, वो हमारे माननीय सीएम केसीआर साहब है, जो एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तेलंगाना बनने से पहले लोगों को बहुत डाउट था कि यहाँ के किसान खुदकशी कर रहे हैं, यहाँ कोई खराब नहीं होता, पानी नहीं मिलता लोगों को। हमारे आनंद सीएम साहब ने कालेश्वर प्रोजेक्ट बनाया और किसानों को खुशहाल बनाने वाले हिंदुस्तान में थे तो केसीआर। आज రైతు బంధు स्कीम, రైతు बीमा स्कीम और बहुत सी स्कीम किसानों को खुशहाल बनाने वाले आनंद केसीआर। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के नवमुंतखबा रुकने असम्बली ईटला राजेंद्र ने आज इस अज़्म का इजहार किया कि 2023 के इंतखाबात में उनकी पार्टी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आ जाएगी, जिसके लिए टीआरएस को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली हुज़राबाद के ज़मनी इंतखाब का नतीजा तो महज शुरुआत है, जिसका आधा रियासत भर में किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान पार्टी ने हालांकि हल्के हुज़राबाद में कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम हरबे इख्तियार किए, इसके बावजूद अवाम ने उस जमात को मुस्तरद कर दिया। हल्के असम्बली हुज़राबाद के ज़मनी इंतखाब में मुनक़िद होने वाले बीजेपी के रुकन ने आज बाहिसियत रुकन असम्बली कानून साज असम्बली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर्स में हलफ लिया, जिन्होंने उन्हें हलफ दिलाया। बाद अज़ां रुकन असम्बली राजेंद्र ने इमारत असम्बली के रूबरू वाक़े यादगार शहीदां पर फूल निछावर किए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो 16 नवंबर को बीजेपी की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में शिरकत करें, जो रियासती हुकूमत की मुखालिफ नौजवान पॉलिसियों के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि रियासती हुकूमत तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన ఈటల రాజేంద్ర నేను సజీవ సాక్ష్యమే నా రాజీనామా పత్రం సందర్భంగా నేను ఒక మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిని అకారణంగా ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బయటికి పంపుతున్నప్పుడు దాని మీద పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరగాల్సిన అక్కడ ఉండే, కానీ చర్చ జరిగితే తన బండారం బయటపడటానికి, తన నైజమేందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుస్తుందని చెప్పి ఎక్కడ కూడా ఆ పరిస్థితి రాకుండా శాసనసభలో నా రాజీనామా పత్రం లేకుండా చూసింది. అంతేకాదు చివరికి నా రాజీనామా పత్రం సమర్పించే నాడు
స్వయంగా స్పీకర్ గారికి నేను ఇవ్వాలి, కానీ ఆ అవకాశం కూడా లేకుండా చేసింది. చివరికి శాసనసభలో సెక్రటరీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి చేత నా రాజీనామా పత్రాలు తీసుకొని నన్ను అవమానపరచడమే కాకుండా రాజ్యాంగం అమలులో కూడా అవమానంగా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి సీఎం గారు. ఇక్కడ స్పీకర్లు ఉన్నప్పటికీ, చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ కేసీఆర్ ఏది చెప్తే గదే చట్టం తప్ప, ఏది చేయమంటే గదే చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మారినాయి తప్ప ఎమ్మెల్యే గెలిచిన. तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज रियासत के बीजेपी के कायदीन को चैलेंज किया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनुवानियों के खिलाफ सीबीआई से तहकीकात करवाने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करवाएं। इसके लिए वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ तमाम शवाहिद पेश करने के लिए तैयार है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो सियासत से मुकम्मल तौर पर सुबुकदोश हो जाएंगे। कोमपल्ली में कांग्रेस कारकुनों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और तनकीदें करते हुए अवाम की तवज्जो इन दोनों जमातों की तरफ मबजूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों जमातों का अहम मकसद कांग्रेस को अवाम से दूर करना है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की बदनुवानियों को मंजर आम पर लाने की उनमें हिम्मत है। इसके लिए अगर बंडी संजय अमित शाह से मुलाकात करवाने पर राजी होते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हकीकत में केसीआर हुकूमत बदनुवान है तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को ही इस मामले में मुदाखलत करते हुए केसीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात शुरू करनी चाहिए। पीसीसी सदर ने कहा कि मुस्तकबिल में पार्टी कारकुनों के लिए मजीद तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी रजामंदी जाहिर करती हैं तो वो आइंदा साल हैदराबाद में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के प्लेनरी इजलास के इनेकाद के इंतजाम करेंगे। మా పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు కొట్లాడి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎడారిగా మారుతున్నా, వలసలు పోతున్నా, వందలాది మంది చచ్చిపోతున్నా పాలమూరు బిడ్డని కాపాడాలంటే పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం తేవాల్సిందే. పాలమూరు జిల్లా, రంగారెడ్డి జిల్లా, నల్గొండ జిల్లాకు నీళ్లు ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆనాడు 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి 16,000 కోట్ల రూపాయల అనుమతితో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తీసుకొస్తే ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ పేరు మీద జూరాల నుంచి ఎత్తిపోయాల్సిన నీళ్లను శ్రీశైలం నుంచి ఎత్తిపోస్తా అని 52,000 కోట్ల రూపాయలకు పెంచి ఇవాళ 65,000 కోట్ల రూపాయలకు పెరిగింది. ప్రాజెక్టు ఎక్కడికక్కడే ఉంది. 1,000 కోట్ల రూపాయలు టెండర్ల పేరు మీద, కమిషన్ల పేరు మీద, మట్టి పని పేరు మీద కొల్లగొట్టిన కేసీఆర్ ఇవాళ నువ్వు విచారణకు సిద్ధంగా ఉన్నవా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. అందుకే ఈరోజు కిషన్ రెడ్డిని, బండి సంజయ్ నేను అడుగుతున్నా, నిజంగానే కేసీఆర్ అవినీతి మీద साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली टीआरएस हुकूमत की बद इंतज़ामी और कर्ज़ों ने रियासत में बिजली कंपनियों को दिवालियापन की तरफ ढकेल दिया है। शब्बीर अली ने आज कोमपल्ली के ऑस्पिशियस कन्वेंशन सेंटर में कांग्रेस पार्टी के तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना को बिजली की कमी से फाजिल रियासत में तब्दील करने का सेहरा कांग्रेस के साबिका दौरे हुकूमत को जाता है। ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा टीआरएस हुकूमत ने तमाम पावर यूटिलिटीज़ जैसे जेनको, ट्रांसको, डिस्कॉम को ज़्यादा शरह सूद पर भारी कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ और दीगर कंपनियों से मार्केट वैल्यू से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कीमत पर बिजली खरीद कर बड़े बहरान में धकेल दिया। उन्होंने पेशन गोई की कि टीआरएस हुकूमत बहरान पर काबू पाने के लिए जल्द ही बिजली की नरकों में ज़बरदस्त इजाफा नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस कदर अबतर हो गई है कि जेनको और ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कई आला अफसरान वज़ीर आला को बताए बगैर तवील रुखसत पर चले गए। अक़लियतों की बहबूद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1993 में मुल्क का पहला अक़लियती बहबूद का महकमा आंध्र प्रदेश में तश्कील दिया था और उन्हें मुल्क के पहले वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि 1993-94 के बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 3 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे और ये 2013-14 तक बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 2004 में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था। ये वादा डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के
सिर्फ 58 दिनों में पूरा किया गया। अगरचे के 5% तहफ़्फ़ुज़ात को हाईकोर्ट की हिदायत पर कम करके 4% कर दिया गया, लेकिन इस फैसले से अब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों में तकरीबन 20 लाख गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। लाखों मुसलमान अब भी मुलाजिमतों और तालीम में 4% कोटे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमतों ने मुनासिब पॉलिसी फ़ैसला लेकर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाया। ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा TRS हुकूमत झूठे वादे और झूठे दावों से मुसलमानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज CM KCR को 12% रिजर्वेशन के वादे से धोखा देने पर कभी माफ़ नहीं करेगी। मजीद ये कि KCR ने सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद समेत 6 मसाजिद को मुनज़्ज़म करने का जो गुनाह किया है, इसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेशनगोई की कि अक़लियतें TRS के खिलाफ बड़े पैमाने पर वोट डालेंगी ताकि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में अगले असेंबली इंतखाबात में दोबारा इक़्तिदार पर लाया जा सके। కాదు మీ అందరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ గా మాట్లాడుతున్నాం. మీరందరూ అడగచ్చు 2004 నుంచి 14 వరకు మనకు పవర్ క్రైసిస్ ఎందుకుండే, మరి 15లో ఒక మీకు 3 మాసాల్లో చూడండి పవర్ టారిఫ్ ఎంత వేస్తాడు, తర్వాత రైతులకు మీటర్లు పెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇవన్నీ రైతులకు మనం చెప్పే అవసరం ఉంది, ప్రజల్లో పోయి మనం చెప్పే అవసరం ఉంది. ప్రజలు ఏమంటారు, అవునా మీరు ఇవ్వలేదు కదా, అది ఇస్తున్నాడు కదా అకౌంట్ ఫర్ జాడకెళ్ళిచ్చిండు. నేను పెట్టిన ప్లాన్స్ అయినా 6.5 రూపాయల ఒక IAS ఆఫీసర్ నాకు చెప్పిండు, షబ్బీర్ భాయ్ నేను ఇమ్మీడియట్లీ లీవ్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నా, ఈయనకి ఎందుకు అంటే సార్ అంటే వాడు నాకు ఈ ట్రైనింగ్ క్యాంప్లో ఇచ్చినారు పవర్ మీ। रियासती हाईकोर्ट ने भुवनगिर जिले के अड्डा गुडूर पुलिस स्टेशन में 17 जून को पेश आए मरियम्मा नामी खातून की लॉकअप मौत से मुताल्लिक़ दाखिल होने वाली मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल के इस इस्तेदलाल पर बरहमी का इजहार किया, जिसमें एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मरियम्मा की मौत के बाद अरकान ख़ानदान को हुकूमत ने मुआवजा अदा किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या मुआवजा अदा कर देने से मरियम्मा की जान वापस आएगी। समाअत के दौरान हुकूमत ने मरियम्मा की मौत की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मरियम्मा का केस CBI के हवाले करने की तर्ज का है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस A राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए CBI के SP को 22 नवंबर की समाअत में हाजिर होने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी की। इसी तरह डिवीज़न बेंच ने समाअत में मौजूद एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो इस केस की मुकम्मल तफसीलात असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के हवाले कर दें। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने आज यौमे कौमी तालीम के सिलसिले में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में IMSC यूट्यूब चैनल E-कनेक्ट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया, जिसके ज़रिए एहतमाम उर्दू नामा जो मुल्क का पहला तालीमी खबरें फराहम करने वाला बुलेटिन है, शाहीन नामा और एजुकेशनल न्यूज़ शामिल है। इस पहल के ज़रिए मानून उर्दू ज़बान में आलमी वसतों को समोते हुए न सिर्फ उर्दूदां तबके को बल्कि गैर उर्दूदां तबके को अपनी ज़बान की चाशनी की जानिब राग़िब करने में हमागोश नज़र आ रही है। जनाब जामिया साहब, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, मालूमात हासिल हैं और यहाँ मीडिया के लोग मौजूद हैं, एक दरख्वास्त उनसे भी होगी मेरी कि वो जितना इसको नश्र कर सकते हैं नश्र करें। हम अमली काम कर रहे हैं, आपने देखा, और हम कोशिश में ये हैं कि हिंदुस्तान का कोई गोशा हमसे छूट न जाए। पहली मर्तबा आए हैं और पहली मर्तबा मीडिया से बात कर रहे हैं, तो मैं आज चूँकि आपका एक टॉपिक था उसको डाइवर्ट नहीं करते एक सवाल करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के क़याम का मकसद उर्दू तालीम का फ़रोग़ है, और यहाँ पर सबसे पहले 100 साल पहले उस्मान सिटी जो है इस सिलसिले में काम कर चुकी है। अब जब यहाँ पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी क़ायम की गई तो इसमें जो स्टार्टिंग जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे 40% फैकल्टी स्टाफ के नॉन उर्दूदा हैं जो उर्दू नहीं जानते, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट सही है, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ।
इसलिए कि ये स्टेटमेंट दे के इस यूनिवर्सिटी की हतक है। देखिए यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी एडमिशन बगैर उर्दू के नहीं हुआ है, और जिनका अपॉइंटमेंट इस तरह से हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर उर्दू उनकी इतने लेवल की नहीं थी तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको इम्प्रूव किया है। वो लिख रहे हैं उर्दू में, उनकी किताबें हैं, उनके मुरासले हैं, उनके रिसालों में उनका पार्टिसिपेशन है। मैं जानता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसको उर्दू ना आती हो। साबिया के वाइस चांसलर इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं नहीं जानता किसने ये कहा है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं जब आया हूँ तो अभी 3.5 महीने में मैंने यही देखा है कि सबको उर्दू आती है, सब उर्दू में बात कर रहे हैं। उर्दू शहर हैदराबाद में अब सिटी बसें सुबह 4 बजे से चलाने का फैसला किया गया है। कोरोना के केसेस में कमी और आवाम में वबा के ताल्लुक से ख़त्म होते खौफ की वजह से अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद में सुबह की अवलीन सातों में ही बसें चलाने का फैसला किया गया। इब्तिदा में सिकंदराबाद, नामपल्ली, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों के अलावा MGBS और JBS से बसें चलाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के बाद सिटी बसों की तादाद में कमी कर दी गई थी, इसके बाद दोबारा इजाफा किया गया, लेकिन सुबह की अवलीन सातों में बसें दस्तियाब ना होने की वजह से ख़ास तौर पर अजला और दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के भद्रादरी कुत्तागुडम जिला कलेक्टर अनुदीप की बीवी माधवी ने भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। कलेक्टर अनुदीप ने अपनी हामिला बीवी को मंगल की आधी रात को डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया था। DCHS डॉक्टर M मुकनतेश्वर राव और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रामकृष्णा की निगरानी में डॉक्टरों ने उनके ज़रूरी टेस्ट किए। रात 1 बजे के बाद सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। कलेक्टर अनुदीप की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है कि जिला कलेक्टर चंद माह से सरकारी अस्पताल में ही अपनी बीवी का इलाज करा रहे थे। मकामी अवाम ने सरकारी अस्पतालों में मजीद एतमाद पैदा करने के लिए कलेक्टर के इक़दामात की तारीफ की है। वाज़ेह रहे कि कलेक्टर अनुदीप का ताल्लुक जगतियाल ज़िले के मेटपल्ली से है और उन्होंने 2 साल कबल सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में कौमी सतह पर टॉप किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तहत BA, BCom, BSc प्रोग्राम्स के लिए अंडर ग्रेजुएट साल अव्वल, साल दुवम और साल सुवम के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जो कि 3 साल डिग्री कोर्सेज के हैं, इसका सेकेंड स्पेल 28 दिसंबर से शुरू होगा। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि साल अव्वल के डिग्री इम्तिहानात 28 ता 31 दिसंबर मुनक़िद किए जाएंगे। साल दुवम के डिग्री इम्तिहानात का आगाज़ 3 जनवरी से होगा जो 8 जनवरी तक जारी रहेगा। इसी तरह साल सुवम के डिग्री इम्तिहानात 17 ता 22 जनवरी मुनक़िद किए जाएंगे। इम्तिहानात के औक़ात रोज़ाना 2 बजे दिन ता 5 बजे शाम रहेंगे। मुल्क में पुलिस के नामवर तरबियती इदारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की जानिब से 12 नवंबर को दीक्षांत परेड मुनक़िद की जाएगी, जिसमें जुमला 149 ज़ेर तरबियत ओहदेदार हिस्सा लेंगे। उनमें 132 इंडियन पुलिस ऑफिसर्स और 17 बैरूनी पुलिस ऑफिसर शामिल हैं जो इस एकेडमी में तरबियत हासिल कर रहे हैं। एकेडमी के ज़राए ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले अहदेदारों के लिए मुख्तलिफ ज़मरों की ट्रेनिंग का अहाता किया जाता है और उन्हें मुख्तलिफ क़वानीन से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाने के अलावा ज़ेर तरबियत अहदेदारों की जिस्मानी फ़िटनेस पर भी ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाती है। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 38,242 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 164 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस से मौत हो गई। रियासत में अब भी 3,746 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। मंचिरियाल ज़िले के श्रीरामपुर में वाक़ सिंगरेनी की कोयले की कान में छत के गिर जाने से 4 वर्कर्स की मौत हो गई। यह हादसा आज दोपहर खान में 3 सिंगरेनी KSRPC में पेश आया। इस इलाके में ज़ेरे ज़मीन कोयले की कांकनी है। इत्तेफाकी तौर पर कोयले की निकासी के दौरान छत का कुछ हिस्सा वहां काम करने वाले वर्कर्स पर गिर पड़ा, जिसमें 4 वर्कर्स की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 59 साला कृष्णा रेड्डी, 60 साला लक्ष्मैया, 29 साला चंद्रशेखर और 30 साला नरसिम्हा राजू की हैसियत से हुई है। इस हादसे के फौरी बाद सिंगरेनी के आला अहदेदार वहां पहुंच गए और रेस्क्यू टीमों की मदद से खान में फंसे नाशों को निकालने के इक़दाम शुरू कर दिए। इस हादसे के बाद सिंगरेनी कॉलोनीज में काम करने वाले मजदूरों में गम की लहर दौड़ गई। కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల చర్యలను చేపట్టడానికి కూడా యాజమాన్యంతో మాట్లాడతామనేది కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం।
దీంతో పాటుగా ఈ మధ్య కాలంలో ఏర్పడినటువంటి ఒప్పందాలను కూడా వాటిని అమలు చేయడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. కార్మిక కుటుంబాలకి అండగా ఉండు ఆర్థిక విషయంలో అలాగే వాళ్ళకు అనేక సంబంధాల విషయాలలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విషయాల్లో కూడా అండగా ఉంటామని కూడా తెలియజేస్తూ 10 సంవత్సరాలు నడిచిన బావిలో ఎలాంటి సేఫ్టీ లేకుండా ఇవాళ మళ్ళీ డీప్ ఎలింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే దానిలో ఎలాంటి దాట్లు కానీ దిమ్మెలు కానీ పెట్టకుండా పక్కన బ్లాస్టింగ్ చేయించి ఈ పక్కన వాళ్ళతో రూప్ బోల్టింగ్ చేయిస్తుంటే వాళ్ళ మీద బండగూలి 4 చనిపోయారు. దీనికి పూర్తి బాధ్యత యాజమాన్యంది. కానీ యాజమాన్యం ఏం చేస్తుందంటే రేపు సూపర్వైజర్లు ఒక సర్దార్నో ఓవర్మెన్నో బలి చేస్తారు తప్ప అధికారుల మీద జరగవు. కాబట్టి అధికారుల మీద చర్య జరగాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి జరగకుండా ఉండాలి. ఇలా సింగరేణిలో అనేక యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ పొద్దునే RK 5Bలో ఇక్కడే జరిగింది, మొన్ననే RK 7లో జరిగింది. వాళ్ళందరూ అది 3 మీటర్ల మందంతో 20 ఫీట్ల వెడల్పుతోటి పెద్ద ఎత్తున బండ సౌండ్ వచ్చినా రాకుండా దిమ్మ సెట్ చేసుకుంటుంటే ఆ కార్మికులు పార్కింగ్ చేస్తుంటే शादी से इनकार पर एक नौजवान ने लड़की पर खंजर से हमला कर दिया। यह वाकया एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हस्तिनापुर का रहने वाला बसवराजू मकामी लड़की सिरीशा से एक तरफा मोहब्बत करता था और शादी का ख्वाहिशमंद था। इसकी पेशकश को लड़की ने ठुकरा दिया, जिस पर बरहम बसवराजू ने सिरीशा के घर में घुसकर उस पर खंजर से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में सिरीशा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बसवराजू को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने चाशुमे को हैदराबाद के करीब एक फार्म हाउस में खुमारबाजी से मुतालिक एक केस में तेलुगु अदाकार नागेश्वरैया के वालिद शिवलिंगा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने बताया कि शिवलिंगा प्रसाद ने फार्म हाउस को इसके मालिक से लीज पर हासिल किया था, लेकिन उन्होंने लीज की शराइत की मुबैना खिलाफ वर्जी की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 31 अक्टूबर को पुलिस ने नारसिंगी में मंची रेगुला में फार्म हाउस पर धावा करते हुए 30 अफराद बशमूल साबिक रुकन असम्बली श्रीराम भदरिया को खुमारबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत नारसिंगी पुलिस स्टेशन में उन अफराद के खिलाफ तेलंगाना गेमिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी है। यह हादसा संतोष नगर के DRDL के पास 2 मोटर बाइक्स के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में हाफिज बाबा नगर का रहने वाला 18 साल आमिर की मौत हो गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। विशाखापट्टनम में एक सड़क हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मंगल की निसफ शब के करीब PM पालम क्रिकेट स्टेडियम के करीब वी कन्वेंशन हॉल के सामने एक बेनिशान गाड़ी एक बाइक से टकरा गई। मरने वालों की शिनाख्त धनराज 22 साल और के विनोद खन्ना 22 के तौर पर की गई। PM पालम पुलिस के मुताबिक मारिका वालसा के शारदा नगर 2 इलाके से धनराज और स्वतंत्र नगर के विनोद खन्ना अपने दोस्त प्रशांत के साथ मंगल की रात सालगिरह की तकरीब के लिए लॉ कॉलेज के करीब पहुंचे। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद वो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल बंक गए और बाद में वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। तेलंगाना के खम्मम शहर के रावी चेट्टू बाजार इलाके में एक 2 व्हीलर कपड़े की दुकान में घुस गई। अचानक गाड़ी के दुकान में घुसने से वहां मौजूद अफराद सकते में आ गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। हादसे के वक्त दुकान में 2 खवातीन और एक मर्द मौजूद थे। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता मोटरसाइकिल सवार शख्स भी बाल बाल बच गया। गाड़ी दुकान में घुसने के बाद काउंटर से टकरा गई और मोटरसाइकिल सवार उछलकर काउंटर के पीछे गिर पड़ा। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का ख्याल है कि हादसा ब्रेक फेल होने के नतीजे में पेश आया। आखिरी में खबर क्रिकेट खेल से जुड़ी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के स्पिनर अक्षय कारनावार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने मणिपुर के खिलाफ अपने कोटे के सभी 4 ओवर मेडन डाले, यानी किसी ओवर में कोई रन नहीं दिया और 2 विकेट भी चटके। अब सिक्किम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हैट्रिक लेकर फिर से सनसनी फैला दी। सिक्किम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अक्षय अपनी लय बरकरार रखते हुए 4 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। 7 ओवर और 5वें बॉल में उन्होंने कोडंडा अजीत कार्तिक को बोल्ड किया। अगली गेंद पर क्रांति कुमार अपनी ही गेंद पर कैच आउट हो गए। अक्षय ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।